नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन एक्ट पर छिड़ी बहस की, बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर केंद्र के बड़े एक्शन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में टीआरएफ के खिलाफ पेश किए गए सबूतों की, पहलगाम हमले की जांच में हुए बड़े खुलासे की, भाजपा सपा में छिड़ी जुबानी जंग की बात करेंगे, बीसीसीआई ने किए बड़े ऐलान की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर फिर लिए गए एक्शन की। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। राहुल गांधी मॉडर्न युग के मीर जाफर आसिम मुनीर संग हाफ फोटो शेयर कर अमित मालवीय ने साधा निशान। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन की सफलता को लेकर एक तरफ जहां सरकार देश विदेश में अभियान चला रही है, वहीं राहुल गांधी इस ऑपरेशन का हिसाब किताब मांगने में जुटे हैं। ऐसे में अब बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि ये चौंकाने वाला नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई भी नहीं दी। इसके बजाय वह बार बार पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, जबकि इस सवाल का जवाब डीजीएमओ की ब्रीफिंग में पहले से दिया जा चुका है। मालवीय ने कहा कि राहुल ने हालांकि एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के कितने जेट मार गिराए गए या फिर कितनों को नष्ट किया गया। राहुल गांधी को आगे क्या मिलेगा, निशाने पाकिस्तान। भारतीय रेलवे ने रोल आउट किया स्वेरेल ऐप, लाइव ट्रैकिंग और शिकायत की सुविधा भी उपलब्ध। भारतीय रेलवे ने अपना नया ऐप स्वेरेल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है। यह ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन स्टेटस और खाना ऑर्डर करने तक की सभी सेवाएं एक ही जगह पर देगा। इसके अलावा इस ऐप का उपयोग करके यूजर्स अपनी यात्रा से जुड़े किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकेंगे। इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिम CRIS ने डेवलप किया है। स्वेरेल भारतीय रेलवे की अलग अलग डिजिटल सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करता है। इससे यात्रियों को अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए इसे सुपर ऐप कहा जा रहा है। कर्नाटक में राहुल बोले, वादे पूरे किए। पीएम ने कहा था जी नहीं कर पाएंगे, लेकिन करके दिखाए। 1 लाख लोगों को घरों का मालिकाना हक मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने 1,11,111 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपे। राहुल ने कहा, हमने चुनाव के समय कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। तब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने करके दिखाए। उन्होंने आगे कहा, कर्नाटक सरकार आज 1 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमने बड़ा कदम लिया है। 2000 बस्तियों को हम राजस्व गांव कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ग्रामीण खेतीहर समुदायों को जमीन के सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिए गए। उनकी बस्तियां सार्वजनिक या निजी जमीन पर थी। पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से आतंकियों का कनेक्शन, विदेश मंत्रालय ने खोली पोल। पहलगाम आतंकी हमले की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में आतंकियों के पाकिस्तान से तार जुड़े होने की बात सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को बताया है कि हमले में शामिल आतंकियों के पाकिस्तान में बैठे सरगनाओं से कम्युनिकेशन नोड यानी संपर्क सूत्र जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला पहले के उन हमलों से मिलता जुलता है जिनकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। मंत्रालय ने साफ किया कि यह संगठन लश्कर तैयबा का दूसरा नाम है। मंत्रालय ने आगे कहा, आतंकवाद के पनाहगाह के रूप में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी तरह से स्थापित है और उसके खिलाफ अच्छे सबूत मौजूद है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आतंकवाद के पनाहगाह के रूप में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी तरह से स्थापित है, जो ठोस तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर हुई हत्याओं के लिए भारत को दोषी ठहराता है, जबकि इसके आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं है। यूपी में डीएनए पर जुबानी जंग, अखिलेश के पोस्ट का ब्रजेश पाठक ने दिया जवाब। डिप्टी सीएम ने कह दी ये बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जारी सियासी जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक विस्तृत बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाने के अपने पुराने बयान को दोहराते हुए अखिलेश यादव के जवाब को होम साइंस की कुंजी से टिप कर लिखी गई बताया है। वहीं ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे लगता है आपने अद्यतन पढ़ा नहीं होगा और आपकी टीम ने ध्यान नहीं दिया। इस चक्कर में गलती ये हो गई कि सवाल राजनीतिक विज्ञान का था और जवाब होम साइंस से दे दिया गया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल किया था, न कि किसी और मुद्दे पर। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर निरुत्तर हो गए हो तो क्षमा मांग लीजिए और बात खत्म करिए। गोल पोस्ट बार बार बदलने से आप और ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं।
सेना अधिकारी बोले, पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। ANI से बातचीत में एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ईवान ने कहा, चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं और क्यों न ले जाए, वह हमारी रेंज में ही रहेगा। इधर इजराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। उन्होंने पाकिस्तान से मांग की कि हाफिज सईद, सज्जार मीर और ज़कीर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकियों को भारत को सौंपा जाए। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत अब नई रणनीति पर काम कर रहा है, जहां भी आतंकी होंगे हम हमला करेंगे और उनके ठिकाने तबाह करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर फिर एक्शन। 4 घंटे में 2000 से ज्यादा मकानों दुकानों पर चला बुलडोजर। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अब तक 1000 से ज्यादा मकानों दुकानों को गिराया जा चुका है और कार्रवाई भी अब जारी है। गुजरात पुलिस ने रात से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। अतिक्रमण हटाने के लिए 50 बुलडोजर और 50 डंपर और 25 हिताची मशीन लगाई गई है। इसके साथ ही 3000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। अब तक करीब 2000 मकान दुकानों को गिराया जा चुका है। पुलिस, क्राइम ब्रांच, SOG, साइबर क्राइम और SRP की टीमें भी इलाके में तैनात की गई है। इससे पहले बीती 29 अप्रैल को यहां मेगा डिमोलिशन का पहला चरण शुरू हुआ था, जो 5 दिन तक चला था। इस दौरान 500 से ज्यादा मकान दुकान गिराए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन में अभिषेक बनर्जी हुए शामिल। पहले TMC के यूसुफ पठान का नाम आया था। 33 देश जाएंगे, 51 सांसद नेता व 8 राजदूत। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन बनाया है। ये डेलीगेशन दुनिया के खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। इस 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन में 51 नेता और 8 राजदूत और NDA के 31, कांग्रेस के 3 और 20 दूसरे दलों के हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस TMC से यूसुफ पठान का नाम भी शामिल था, लेकिन अब उनकी जगह अभिषेक बनर्जी डेलीगेशन में जाएंगे। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। डेलीगेशन कब रवाना होगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि डेलीगेशन के 23 या 24 मई को भारत से रवाना होने की बात कही जा रही है। आपने लॉन्च किया स्टूडेंट विंग ASAP। दिल्ली में करारी हार के बाद युवाओं को पार्टी से जोड़ने की नई शुरुआत। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर पोस्ट डालकर एक अहम जानकारी दी है। आपने अपनी पोस्ट में सबसे ऊपर भारत माता की जय लिखा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने लिखा कि 13 वर्षों में देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब इसी बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए छात्र संगठन एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का शुभारंभ किया है। बताया गया कि ASAP के साथ जुड़कर छात्र और युवा देश की सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी निभाएंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देंगे। हांगकांग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड के बाद भारत में भी लौटा कोविड-19 केंद्र का अलर्ट। मुंबई में कोरोना वायरस के 2 लोगों की हुई मौत। कोविड-19 एक बार फिर से सुर्खियों में है। हांगकांग में पिछले 10 हफ्तों में हर वीक कोविड केस 30 गुना से अधिक बढ़ गए हैं, लेकिन ये उछाल सिर्फ हांगकांग तक सीमित नहीं है। सिंगापुर में भी एक हफ्ते में करीब 30% केस बढ़े हैं। चीन और थाईलैंड में भी कोविड के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट सामने आ रही है। इस बीच भारत की आर्थिक राजधानी में 2 कोरोना संक्रमण पीड़ितों की मौत की खबर है। सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार मुंबई के KEM अस्पताल में कोविड-19 से संक्रमित 2 लोगों की मौत की खबर है। इससे पहले केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद आधिकारिक सूत्र ने न्यूज एजेंसी PTI कहा, बैठक में निष्कर्ष निकला कि भारत में वर्तमान कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में है। 19 मई तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के पुष्ट मामलों की मौजूदा संख्या 257 है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में TRF के खिलाफ पेश किए सबूत। पहलगाम आतंकी हमले की ली थी जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में देश के एक डेलीगेशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पैनल से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो भारतीय डेलीगेशन ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ कुछ सबूत पेश किए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यह पैनल आतंकी संगठनों पर सैंक्शन लगाने के काम करता है। वहीं TRF ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। हमले के बाद TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन युद्ध के हालात बनने के बाद TRF अपनी बात से मुकर गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस पैनल की बात करें तो इसे 1267 कमेटी भी कहा जा सकता है। यह पैनल पहले भी कई आतंकी संगठनों को बैन कर चुका है। इस लिस्ट में लश्कर तैयबा और अल-कायदा समेत कई आतंकी संगठनों का नाम शामिल है। साथ ही यह पैनल अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची भी तैयार करता है। नाराज चल रहे छगन भुजबल महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री बने। बोले, अंत भला तो सब भला, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। धनंजय मुंडे ने
की ली जगह। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मैंने अब तक हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, अब भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। दरअसल पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि 77 साल के छगन को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, जिससे वह नाराज चल रहे थे। भुजबल ने महाराष्ट्र कैबिनेट में एनसीपी के दिग्गज नेता धनंजय मुंडे की जगह ली है। मुंडे ने मार्च में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सोने चांदी की कीमत में आई भारी गिरावट। सोना 727 रुपए गिरकर 93,058 पर आया। वही चांदी 801 कम होकर 94,954 किलो बिक रही। सोने चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 727 गिरकर 93,058 रुपए पर आ गया है। तो इससे पहले सोने की कीमत 93,785 रुपए पर था। वहीं चांदी का भाव 801 कम होकर 94,954 हो गया है। इससे पहले चांदी का भाव 95,755 प्रति किलो था। बीसीसीआई ने किया ऐलान, अहमदाबाद के मैदान पर खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 जून को आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बीसीसीआई ने एक लंबी बैठक के बाद इसका फैसला किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आईपीएल 2025 का पहला क्वालीफायर मुकाबला भी खेला जाएगा। आईपीएल 2025 का पहला क्वालीफायर मैच 1 जून को खेला जाना है। आईपीएल 2025 का पहला क्वालीफायर मैच 29 मई को खेला जाना है। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा सकता है। इसके अलावा 30 मई को खेला जाने वाला एलिमिनेटर मैच भी न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में आयोजित हो सकता है। अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मौसम को देखते हुए बीसीसीआई ने इन वेन्यू का सिलेक्शन किया है, क्योंकि देश में धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो रहा है। इसी वजह से फाइनल के लिए अहमदाबाद को चुना गया है। रिलीज हुआ फिल्म वार 2 का टीजर। ऋतिक रोशन संग बॉलीवुड डेब्यू करेंगे जूनियर एनटीआर। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ साउथ के जाने माने एक्टर जूनियर एनटीआर बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। दोनों एक साथ फिल्म वार 2 में नजर आने वाले हैं। इन फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं, जबकि फिल्म यशराज बनर तले बनी है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसके जरिए इसका टीजर जूनियर एनटीआर के जन्मदिन को रिलीज हुआ है। फैंस वार 2 को लेकर काफी उत्साहित है। 1 मिनट 34 सेकंड लंबे टीजर को सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर साझा किया, जिसमें जूनियर एनटीआर का फ्रेंचाइजी में स्वागत किया। फिल्म वार 2 के लिए उत्साह अपने चरम पर है, क्योंकि ऋतिक रोशन को जूनियर एनटीआर का दमदार जवाब एक महाकाव्य मुकाबले के लिए माहौल तैयार कर रहा है, जिसके टीजर अब हिंदी, तेलुगु और तमिल में उपलब्ध है। यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।